सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डस्क फॉर अ हिटमैन के बारे में। ये कहानी है एक हिटमैन की जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों को मारा है, मगर अब उसके सामने एक ऐसा टारगेट आता है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1979 का दृश्य आता है। हम एक कार को देखते हैं। कार के अंदर दो लोग बैठे हैं, जिनमें से एक का नाम है डोनाल्ड। डोनाल्ड एक बहुत ही बड़ा हिटमैन है और बहुत समय से लोगों को मार रहा है। यहीं पर डोनाल्ड के साथ उसका साथी भी है जिसका नाम है फ्रैंक। ये लोग जा रहे हैं अपने नए मिशन पे, जहाँ पर फिर से इन्हें लोगों को मारना है। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं उस लोकेशन पे और तैयारी करने लगते हैं गोली चलाने की। थोड़ी देर के बाद वो एक एक करके अपने टारगेट को मारना शुरू कर देते हैं। सबको मारने के बाद डोनाल्ड आता है फ्रैंकी के पास और उससे कहता है कि अब तुम्हारा काम है कि तुम सारे सबूतों को मिटाओगे। उसके साथ साथ इन लोगों ने जिस आदमी को मारा है उसकी लाश को अपनी गाड़ी के डिक्की में डाल देते हैं। लाश को डिक्की में डालने के बाद डोनाल्ड फ्रैंकी को भी मार देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी सबूत पीछे छूटे, और उसकी भी बॉडी को रख लेता है डिक्की में और वो पहुंचता है अपने बॉस के पास जिसका नाम है क्लॉड। क्लॉड को जैसे ही वो दोनों लाशें दिखाता है, क्लॉड खुश हो जाता है। कहता है कि तुम पहले ऐसे हिटमैन हो जो अभी तक अपने किसी भी मिशन में नहीं चूका। तुम मेरे सबसे बेहतरीन आदमी हो और तुमने फ्रैंकी को भी मार दिया, जिससे ये बात प्रूफ होती है कि तुम कितने ज्यादा लायक हो। मैं तुम्हें इन्वाइट करना चाहता हूँ अपनी पार्टी, जहाँ पर मेरे सारे लोग होते हैं, जितने भी लोग मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मगर डोनाल्ड मना कर देता है कि वो उस पार्टी में नहीं आना चाहता। क्लॉड कहता है कि क्यों? तब डोनाल्ड बताता है कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मुझे घर जल्दी जाना है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। डोनाल्ड की बेटी का नाम है सोफी। इन बातों को सुनने के बाद क्लॉड थोड़े पैसे देता है डोनाल्ड को। उसे कहता है कि मेरी तरफ से भी गिफ्ट खरीद लेना बच्ची के लिए। डोनाल्ड यहाँ से निकलता है और थोड़ी देर के बाद वो गिफ्ट लेकर के पहुंचता है घर पे। घर पे जाने के बाद हम देखते हैं उसकी पत्नी को जिसका नाम है फ्रेंसली। डोनाल्ड कहता है कि सोफी कहाँ पे है? वो बताती है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, वो बच्ची तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसके बाद वो सो गई। डोनाल्ड को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है, वो अपनी बच्ची को उठाना भी नहीं चाहता। फ्रेंसलिन इस चीज को देखती है कि डोनाल्ड अब दुखी हो रहा है, तब वो उसे समझाने लगती है और कंफर्ट भी करती है। अब सुबह सुबह डोनाल्ड जाकर के मिलता है अपने छोटे भाई से जिसका नाम है कार्ल। कार्ल अभी जेल से छूटा है, वो लोगों को परेशान कर रहा था। तब सारे लोगों ने मिल करके कंप्लेन कर दिया और उसका नाम छोटे मोटे ठग्स की लिस्ट में था। तब पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और डाल दिया जेल में। जेल से अभी कार्ल छूटा है। डोनाल्ड उसे देखने के बाद बहुत खुश है। कार्ल कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्लॉड के लिए काम कर रहे हो, मैं अभी बेरोजगार हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसके लिए काम करूँ ताकि अच्छे खासे पैसे बना सकूं। डोनाल्ड कहता है कि नहीं, तुम अभी जेल से छूटे हो, अगर तुम क्लाउड के लिए काम करोगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ कर दोगे और दोबारा तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। कार्ल कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। इन बातों को सुनने के बाद अब डोनाल्ड सोचने लगता है। उसे ये बात समझ में आती है कि अगर कार्ल बाहर रहा तो वो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। उसे बेरोजगार छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उससे अच्छा है कि वो क्लाउड की गैंग में रहे, कम से कम वो डोनाल्ड के सामने रहेगा। तब डोनाल्ड मान जाता है। तभी क्लाउड का संदेश आता है डोनाल्ड के पास। डोनाल्ड के लिए एक और काम है, उसे जाना है मार्टिन नाम के आदमी के पास जिसने क्लाउड से कर्जा लिया था। उस कर्जे को वापस लेने के लिए डोनाल्ड आता है मार्टिन के पास और उसे कहता है कि क्लॉड का सारा पैसा चुका दो। तो मार्टिन बदतमीजी करने लगता है डोनाल्ड से। डोनाल्ड को ये चीजें अच्छी नहीं लगती। वो बाहर जाकर के सारे लोगों को कहता है कि वो लोग अंदर आकर के मार्टिन को सबक सिखाए। सब आकर के मार्टिन को पीटने लगते हैं। जब मार्टिन घायल हो जाता है तब डोनाल्ड आकर के कहता है कि अगर अगली बार मैं यहाँ पर आया तब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो इस बात का ध्यान रखना कि मुझे आना ना पड़े, सारे के सारे पैसे चुका दो। डोनाल्ड ने यहाँ पर देखा था अपने भाई को भी। कार्ल भी पीट रहा था मार्टिन को। जिस तरीके से कार्ल मार्टिन को पीट रहा था, ये बात बिल्कुल भी डोनाल्ड को अच्छी नहीं लगी। वो बाहर आकर के कार्ल को कहता है कि तुम अपने लिए कोई और काम ढूंढ लो, तुम बिल्कुल भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, तुम एक नंबर के बैल बुद्धि हो, तुम्हारा जैसा काम करने का तरीका है क्लॉड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अगर उसे पता लग गया तो वो तुम्हें जरूर सजा देगा, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि गैंग को छोड़ करके चले जाओ। कार्ल यहाँ से चला जाता है। समय ऐसे ही बीतने लगता है। अब 1 साल का वक्त बीत चुका है। हमारे सामने आता है 1980 का दृश्य। हम डोनाल्ड को देखते हैं एक और अपने साथी के साथ। ये लोग पैसा वसूली करने के लिए आए हुए हैं। जैसे इन्हें क्लॉड का कर्जदार नजर आता है, दूसरा आदमी जाकर के पीटना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के वसूली के बाद ये लोग वापस चले आते हैं क्लॉड के पास। डोनाल्ड जाकर के क्लॉड से पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। जिसने कर्जा वापस नहीं दिया है, क्या वो उन्हें मार दे? क्लॉड कहता है कि अभी नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा। थोड़े समय के बाद वो एक बंदे का नाम बताता है डोनाल्ड को। उसे कहता है कि इस आदमी को मार दो। डोनाल्ड एक आदमी को लेता है और चला जाता है उसके घर पे। अंदर घुसते ही सबसे पहले वो गोली मारता है उस आदमी को। उसके बाद भी वो आदमी जिंदा था। तब वो चाकू निकालता है और बार बार उसे स्टैब करने लगता है। तब तक स्टैब करता है जब तक इस आदमी की मौत नहीं हो जाती। फिर ये दोनों बाहर चले आते हैं, लेकिन इन्हें एहसास नहीं होता कि एक लड़के ने सारी चीजों को देख लिया है। इन्होंने एक सबूत छोड़ दिया है यहाँ पर। ये लोग यहाँ से निकलते हैं और चले जाते हैं पास वाले नदी के पास, ताकि बंदूक और चाकू को नदी में फेंक सके। सारे के सारे सबूत यहीं पे खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ये लोग सबूतों को पानी में फेंकते हैं, एक पुलिस की गाड़ी इनके तरफ आने लगती है। तब ये लोग बैठ जाते हैं कार। दूसरे आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ पर कोई भी जानबूझ के नहीं
नहीं आता। तब डोनाल्ड अपना दिमाग लगाता है और एक दमदार पंच मारता है अपने साथी को, ताकि वो पुलिस वालों को बोल सके कि इन लोगों ने दारू पी रखा है और इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस वाला इनके पास आता है, डोनाल्ड नशे में होने का नाटक करता है और कहता है कि मैंने गलती से अपने साथी को पी लिया। पुलिस वालों को भी भरोसा हो जाता है कि ये दोनों नशे में हैं। वो इनसे ज्यादा पूछताछ नहीं करते। वो डोनाल्ड के नाम पे फाइन काटते हैं और चले जाते हैं। लेकिन रात में जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं, क्लॉड इन्हें बताता है कि इन दोनों के नाम पे वारंट जारी हो गया है। इन दोनों के ऊपर मर्डर चार्जेस लगे हुए हैं, यानी इन्हें शहर छोड़ करके जाना पड़ेगा। पुलिस कभी भी इनके पीछे आ सकती है। क्लॉड इन्हें थोड़े पैसे देता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तब डोनाल्ड अपना दिमाग लगाता है और बंदूक निकाल करके गोली मार देता है साथी को और क्लॉड को कहता है कि मैं थोड़े समय के लिए यहीं पर छुपूंगा। डोनाल्ड शुक्रिया अदा करता है क्लॉड का कि क्लॉड ने उसे नहीं मरवाया, वरना ऐसी हालत में क्लॉड गोली मरवा देता है उस आदमी को। वो नहीं चाहता कि बात उसके गैंग तक आए। डोनाल्ड कॉल करता है फ्रेंसिन को और उसे कहता है कि थोड़ी बहुत चीजें लेकर के एक लोकेशन पे मिले। फ्रेंसिन जैसे ही डोनाल्ड से मिलती है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसे भी सारी बात पता लग चुकी है। वो डोनाल्ड को कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक भगोड़े बन चुके हो, हमारी बेटी के भविष्य का क्या होगा, तुमने सब कुछ खराब करके रख दिया। इन बातों को सुनने के बाद डोनाल्ड एक थप्पड़ मारता है फ्रेंसिन को और उसे कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, तुम चुपचाप शांत रहो, ये चीजें दो और घर वापस जाओ। मैं थोड़े समय के लिए ही बाहर हूँ, जल्दी ही मैं वापस आ जाऊंगा। फ्रेंसिन गुस्से में चली जाती है और डोनाल्ड चीजों को लेकर के चला आता है घर में। वो पहुंचता है अपने एक साथी के बंगलों पे जो जंगल के बीचों बीच रहता है। उसका नाम है जीन। थोड़े समय के बाद डोनाल्ड सारी बातें बताता है जीन कि आखिर वो छुप करके क्यों रह रहा है। जीन कह रहा है कि तुम्हें पता है कि ये सब कुछ किसने करवाया है, ये सब कुछ क्लॉड ने करवाया है। तुम धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो रहे थे। क्लॉड के गैंग में अगर कोई सबसे खतरनाक हिटमैन था तो वो तुम थे। लोग तुमसे ज्यादा डर रहे थे, क्लॉड से भी ज्यादा, और ये बात क्लॉड को पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए उसने जानबूझ के तुम्हें सेटअप करवाया ताकि वो तुम्हें फंसाए और तुम्हारा किस्सा खत्म हो जाए और ऐसे ही क्लॉड का दबदबा बना रहे, किसी को भी उस पर शक ना हो, न तुम्हें न उसके बाकी लोगों। अब ये बात कहीं ना कहीं डोनाल्ड के दिमाग में घर कर जाती है। वो इस बारे में सोचने लगता है। तभी हम फ्रेंसिन को देखते हैं। वो चली आती है डोनाल्ड से मिलने। यहाँ आने के बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद वो बताती है कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस वालों ने हमारे घर पे नजर रखा हुआ है। मैं जब भी बाहर आती हूँ मुझे पता लग जाता है कि ये पुलिस वाले ही हैं। ऐसा कब तक चलेगा? डोनाल्ड कहता है कि मैं जल्दी ही सारी चीजों को ठीक कर दूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग यहाँ से दक्षिण की तरफ जा करके रहेंगे, वहाँ हमारी जिंदगी और भी बेहतर होगी। ये बातें कहने के बाद अब डोनाल्ड जा करके मिलता है क्लॉड से शहर में, उससे आखिरी बार बात करने के लिए कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। डोनाल्ड को अभी भी कहीं ना कहीं भरोसा है क्लॉड पे, इसीलिए वो उसे कहता है कि मैं जल्दी शहर छोड़ करके जा रहा हूँ दक्षिण की तरफ। मैं वहाँ पर ड्रग का कारोबार शुरू करूंगा। इतना कह के वो कॉल करता है अपने भाई कार्ल को और शाम को मिलता है उससे एक मोटेल में। उसे बताता है कि मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ मैं ड्रग का कारोबार शुरू करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो, हम दोनों पार्टनर्स की तरह काम करें। लेकिन अभी इनकी बातें आगे बढ़ती उससे पहले यहाँ पर पुलिस वाले चले आते हैं। बहुत देर तक गोलीबारी होती है मगर अंत में वो गिरफ्तार कर लेते हैं डोनाल्ड को और लेकर के चले जाते हैं पुलिस स्टेशन। तब डोनाल्ड के सामने एक पुलिस वाला आता है जिसका नाम है रॉजर और वो पूछताछ करना शुरू कर देता है। वो डोनाल्ड को कहता है कि मुझे पता है तुमने कितने सारे लोगों को मारा है, हमारे पास उन सारे लोगों की लिस्ट है। मगर डोनाल्ड कुछ भी नहीं बोलता। रॉजर कहता है कि तुम्हें सजा होने से कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ एक ही चीज तुम्हें बचा सकती है, अगर तुम अपने बॉस के बारे में हमें बता दो। हमें पता है कि ये सारे काम क्लॉड ने करवाए हैं, अगर तुम क्लॉड के खिलाफ हमें सबूत दे दोगे तब तुम्हें कम सजा होगी और तुम जल्दी छूट सकते हो। मगर डोनाल्ड कुछ भी नहीं बताता। रॉजर अपनी पूरी कोशिश करते रहता है मगर जब डोनाल्ड मुंह नहीं खोलता तब एक वक्त के बाद रॉजर भी अपना आपा खो देता है और पीटना शुरू कर देता है डोनाल्ड। तब बाकी लोग उसे दूर हटाते हैं। इसी बीच हम एक वकील को देखते हैं जो आता है डोनाल्ड से मिलने। इस वकील का नाम है गिलबर्ट, जिसे क्लॉड ने भेजा है। अंदर आते ही वो डोनाल्ड को कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्लॉड तुम्हें यहाँ से छुड़ा लेगा, बस तुम अपना मुंह मत खोलना। क्लॉड के गैंग से कोई भी बात लीक नहीं हुई है तुम्हारे बारे में। अब तुम बताओ कि तुमने पुलिस वालों को क्या बताया क्लॉड के बारे में। डोनाल्ड कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं बताया, वो मुझे मारने की भी धमकी दे रहा था, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। गिलबर्ट कहता है कि ठीक है, तुम्हें ऐसे ही अपना मुंह बंद करके रखना है, जैसे ही ट्रायल होगा मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा लूंगा। डोनाल्ड मान जाता है और 3 महीने के बाद यही होता है, गिलबर्ट छुड़ा देता है डोनाल्ड। डोनाल्ड खुशी से पहुंचता है अपने घर। अपनी बच्ची और अपनी पत्नी को देखने के बाद वो बहुत खुश है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर कार्ल भी है। जब डोनाल्ड यहाँ से चला गया था तब वो उसके परिवार का ख्याल रख रहा था। जब ये दोनों भाई बैठ करके बात करते हैं तब कार्ल कहता है कि तुम्हारे जेल जाने के बाद मैंने तुम्हारे प्लान के बारे में सोचा और मैंने पूरी रिसर्च की, मैंने सारी चीजें सेट करके रखी हैं। हम जल्दी ही अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वो बिजनेस कितना कारीगर है इस चीज को समझने के लिए मैंने छोटे मोटे डील किए भी हैं। इन बातों को सुनने के बाद डोनाल्ड बहुत खुश होता है कि उसका भाई अब सीरियस हो रहा है। जो बात उसने उसे बताई थी उसने सच में उस बात पे अमल किया। डोनाल्ड कार्ल को कहता है कि हम जल्दी यहाँ से निकल करके दक्षिण की तरफ चले जाएंगे और वहाँ पर अपने कारोबार को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले वो आखिरी बार क्लॉड से मिलने जाता है और क्लॉड को बताता है कि वो दक्षिण की तरफ जा रहा है। तब क्लॉड कहता है कि तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? तुम 3 महीने से जेल के अंदर थे, तुम्हें जेल से छुड़ाने में मेरा कितना खर्चा हुआ है तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, और जेल से आने के बाद तुम मुझे बोल
बोल रहे हो कि तुम दक्षिण की तरफ जा रहे हो अपना कारोबार स्टार्ट करने। तुम नहीं जा सकते, तुम्हें पहले मेरे लिए काम करना पड़ेगा। जब मेरा कर्जा चुकता हो जाएगा तब तुम्हारी जहाँ मर्जी होगी वहाँ चले जाना, उससे पहले कुछ काम करो। डोनाल्ड कहता है कि मुझे क्या काम करना पड़ेगा। क्लॉड कहता है कि अंदर एक आदमी है, सबसे पहले उसे मारो। अंदर जाने के बाद डोनाल्ड देखता है कि इस आदमी को बांध करके रखा गया है जो पहले से ही घायल है। फिर भी डोनाल्ड उसे मार देता है और क्लॉड से कहता है कि अगला काम क्या है। क्लॉड कहता है कि एक आदमी है जो हमारे कस्टमर्स को चुरा रहा है और उन्हें अपना माल बेच रहा है, तुम्हें उस आदमी को मारना है। इतना कहने के बाद वो कार्ल का नाम लेता है। तब डोनाल्ड सुन पड़ जाता है कि क्लॉड उसे उसके ही भाई को मारने के लिए बोल रहा है। डोनाल्ड कहता है कि तुम्हें क्या कह रहे हो। क्लॉड कहता है कि उस आदमी ने हमारा बहुत नुकसान किया है, वो हमारे कस्टमर्स को अपना माल बेच रहा है, तुम्हें तो उसे मारना ही पड़ेगा। और अगर तुमने उसे नहीं मारा तब अगली बारी तुम्हारी होगी, तुम मरोगे और तुम्हारे साथ पूरा परिवार मरेगा तुम्हारा। डोनाल्ड शांत हो जाता है, वो अभी क्लॉड से पंगा नहीं लेना चाहता क्योंकि उसका परिवार उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो चला आता है घर पे आने के बाद वो देखता है कि उसका भाई अभी भी काम में लगा हुआ है। वो कहता है कि धीरे धीरे हमारा बिजनेस यहाँ भी बढ़ रहा है। कार्ल को इस बात का एहसास नहीं है कि जिन लोगों को वो चीजें बेच रहा है वो सारे के सारे क्लॉड के कस्टमर हैं। कार्ल कहता है कि मेरे प्लांट्स को कुछ डॉक्टर्स ने भी खरीदा है रिसर्च के लिए, उन्हें लगता है कि वो इससे कैंसर की दवाई बना सकते हैं। इन बातों को सुनने के बाद डोनाल्ड हंसता है और कार्ल को कहता है कि चलो जंगल में घूम के आते हैं। वो उसे लेकर के आता है जंगल के बीचों बीच और अंत में उस पर बंदूक तान देता है। अब कार्ल नीचे गिरा हुआ है और डोनाल्ड ट्रिगर दबाने वाला है मगर वो अपने भाई को नहीं मार पाता। अंत में उसे कहता है कि यहाँ से जितना दूर जा सकते हो उतना दूर चले जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक वापस मत आना। फिर वो कार्ल की सारी चीजें जला देता है और हर जगह ये बात फैला देता है कि कार्ल की मौत हो गई। वक्त ऐसे ही बीतने लगता है, सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं। 3 महीने के बाद हम देखते हैं क्लॉड को जिसने एक बड़ी सी पार्टी दी है और अपने सारे लोगों को बुलाया है। यहाँ पर डोनाल्ड भी है। थोड़े समय के बाद डोनाल्ड को एहसास होता है कि ये सब कुछ बस एक जाल था डोनाल्ड को यहाँ पर फंसाने के लिए, क्योंकि क्लॉड को पता लग गया है कि डोनाल्ड ने कार्ल को नहीं मारा है। अब क्लॉड मारने वाला है डोनाल्ड को। डोनाल्ड यहाँ से भागता है और आकर के अपनी पत्नी को कहता है कि बच्ची को लो, हम यहाँ से भाग रहे हैं, हम जा रहे हैं जीन के घर पे, हमारे पीछे कभी भी क्लॉड के लोग आ सकते हैं। जल्दी से भाग करके ये लोग आकर के जीन के घर पे छुप जाते हैं। अब डोनाल्ड सारी चीजों को याद करने लगता है कि जब से उसने रिटायर होने का सोचा है तब से एक एक करके सारी चीजें खराब हो रही है। अब जितनी जल्दी हो सके उसे दक्षिण की तरफ जाना पड़ेगा। इन बातों को सुनने के बाद जीन कहता है कि दक्षिण में जाकर के तुम क्या करो, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है। वहाँ जाने के बाद तुम्हें छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे। अगर तुम्हें सच में वहाँ पर अच्छी जिंदगी बितानी है तो एक रॉबरी प्लान करो और बहुत सारा पैसा लूटो, उन पैसों से तुम अच्छी जिंदगी बिता सकते हो। डोनाल्ड मान जाता है मगर वो कहता है कि मुझे रॉबरी का कोई आइडिया नहीं। जीन कहता है कि मेरा एक भाई है जिसका नाम है रेमंड, वो छोटी मोटी चोरियां करते रहता है, वो तुम्हारा साथ देगा। अगले दिन ये लोग रेमंड को बुलाते हैं और प्लानिंग शुरू कर देते हैं। प्लानिंग करने के बाद ये लोग एक बहुत बड़ी डकैती को अंजाम देते हैं। अब इनके पास बहुत सारा पैसा है। डोनाल्ड अभी भी जीन के घर पे छुपा हुआ है। उसे लगता है कि पुलिस वाले उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच छुप करके रह रहा है। ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में वो बाहर जाता है क्रिसमस ट्री काटने के लिए। तभी उसकी नजर पड़ती है पुलिस वालों की कार पर जिन्होंने इस जगह को चारों तरफ से घेर रखा है। वो भागना शुरू कर देता है मगर बीच रास्ते में ही पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं और डाल देते हैं जेल। तब जेल में उससे मिलने रोजर आता है और कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, सरकारी गवाह बन जाओ और क्लॉड के खिलाफ जितने भी सबूत तुम्हारे पास हैं सब कुछ बता दो, हम तुम्हारी सजा को कम करवा देंगे। मगर डोनाल्ड अभी भी कुछ भी नहीं बताता। तब रोजर कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी, तुम वहाँ पर छुपे हुए ये बात सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी को पता थी और वो थी क्लॉड को। उसे जैसे ही रॉबरी के बारे में पता लगा उसने तुम्हारा पीछा किया, फिर उसने पुलिस वालों को इत्तला कर दिया ताकि तुम गिरफ्तार हो जाओ और उसके बाद वो अपने वकील को भेजे जो तुम्हारी मदद करने के बहाने तुम्हें उम्र कैद की सजा दिलवा देगा। और एक बार तुम्हें सजा हो गई तब तुम चाहे कुछ भी बोलो, तुम्हारी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा कि आखिर क्लॉड ने क्या क्या गुनाह किए हैं। तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे, तुम क्लॉड से कब तक भागते रहोगे। एक न एक दिन तुम्हें क्लॉड मार देगा। अगर तुम जेल से बाहर भी चले गए तो तुम्हें पुलिस वालों की सुरक्षा की जरूरत है। अगर तुम सरकारी गवाह बने तब हम गारंटी देते हैं कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कुछ भी नहीं होगा और हम तुम्हें थोड़ा पैसा भी देंगे। जेल से निकलने के बाद तुम दक्षिण में जाकर के अच्छी जिंदगी बिता सकते हो। इन बातों को सुनने के बाद अब डोनाल्ड भी सोच में पड़ जाता है और मान जाता है इनकी मदद करने के लिए। उसकी एक ही शर्त है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसके परिवार को कुछ भी नहीं होना चाहिए। रोजर वादा करता है कि तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा। बस वो डोनाल्ड को कहता है कि कभी भी क्लॉड का वकील यहाँ पर आ सकता है, उसकी बातों में मत आना। थोड़े समय के बाद यही होता है। दोबारा से गिलबर्ट अंदर आता है और डोनाल्ड को कहता है कि तुम्हें मुंह नहीं खोलना है, जैसे मैंने तुम्हें पहले छुड़ाया था मैं इस बार भी तुम्हें छुड़ा दूंगा, तुम बस अपना मुंह बंद रखो। डोनाल्ड कहता है कि मुझे सब कुछ पता लग गया है कि क्लॉड ने मेरे साथ क्या किया है। उसने षड्यंत्र रचा था। अगर उस दिन मैं नहीं भागता तब क्लॉड मुझे मरवा देता। अब मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ उसके लिए, जाकर के उसे कह दो। अब यहाँ से डोनाल्ड मदद करना शुरू कर देता है सरकार की। वो एक एक बात बताने लगता है पुलिस वालों को कि जितने भी लोगों को इन लोगों ने मारा था उनकी डेड बॉडीज कहाँ पर है। वो क्लॉड के सारे गंदे काम के लोकेशन को बता देता है। एक एक करके पुलिस वाले छापा मारने लगते हैं। क्लॉड की हालत खराब है। अब पुलिस वाले समझ जाते हैं कि क्लॉड कुछ भी
कर सकता है डोनाल्ड के परिवार के साथ। तब वो लेकर के जाते हैं डोनाल्ड को कि वो आखिरी बार अपने परिवार से मिल ले। उसकी बीबी और बच्ची को भेजा जा रहा है एक खुफिया जगह पे जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होगा। डोनाल्ड अपने परिवार से मिलता है और उन्हें विदा कर देता है। जैसे जैसे समय बीतने लगता है डोनाल्ड अब अकेला महसूस करता है जेल के अंदर। तब रोजर उसे कहता है कि हम जल्दी ही तुम्हें छोड़ देंगे, तुम अपना हुलिया बदल लो ताकि बाहर तुम्हें कोई भी पहचान ना सके। डोनाल्ड ऐसा ही करता है। उसकी आखिरी गवाही पे क्लॉड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब क्लॉड को 25 साल की सजा होती है और अंत में डोनाल्ड भी आजाद हो जाता है। वो अभी भी पुलिस की प्रोटेक्शन में है और अच्छी जिंदगी बिता रहा है। फिर इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।